नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम सब पिछले काफ़ी समय से इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे थे। ठीक। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना सबसे पहले आप लोगों को यह समझाया जाए कि जो एमपीपीएससी का न्यू सिलेबस 2020 का परिवर्तित हुआ है वो क्या है और उसका ट्रेंड एनालिसिस क्या है, यानी उस सिलेबस से संदर्भ में किस प्रकार के सवाल हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक। देखिए, पढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन सही दिशा में पढ़ना ये जरूरी होता है। और सही दिशा में व्यक्ति तभी पढ़ सकता है जब उसे यह मालूम हो कि सर्वप्रथम कि उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में से क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एमपीपीएससी का जो प्री का ओल्ड सिलेबस था इंडियन पॉलिटी का वो बताता हूं। पहले हमारी प्री की सिलेबस में यूनिट 8 हुआ करती थी, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था। इसमें लिखा हुआ था, इसमें पॉलिटी के संदर्भ में लिखा हुआ था कि इसमें देश की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, पंचायती राज, चुनाव और राजनीतिक दलों से सवाल पूछे जाएंगे। बाकी कुछ विषय अर्थव्यवस्था के भी दिए हुए थे। लेकिन अब क्योंकि सिलेबस परिवर्तित हुआ है, तो जो नया सिलेबस है वो एमपीपीएससी प्री का जो नया सिलेबस है उसके अंदर जो पेपर 1 है जनरल स्टडीज, उसे 10 यूनिट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कितनी यूनिट के अंदर? 10 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। अब हमें यह समझना है कि जो इंडियन पॉलिटी है वो कौन कौन सी यूनिट के अंदर है। तो याद रखिए कि जो इंडियन पॉलिटी है वो 3 यूनिट के अंदर आप लोगों को पढ़नी है, यूनिट 5A, यूनिट 6, यूनिट 10। अब इनमें क्या क्या दिया हुआ है? यूनिट 6 भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। यहां पर मैं अर्थव्यवस्था के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, यहां पर हम भारत की संविधान शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट 6 के अंदर पहला टॉपिक दिया है भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। देखिए, सामान्यतः जब भी हम संविधान पढ़ते हैं तो उसका पहला विषय हमेशा यही होता है कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जाती है। तो आपके सिलेबस के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि 1919 और 1935 के अधिनियम से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पूरा 1773 से लेकर 1947 के अधिनियम को पढ़ना चाहिए। दूसरा विषय दिया गया है संविधान सभा, काफी जरूरी विषय है। तीसरा है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद। आप जानते हैं कि शासन व्यवस्था 3 अंगों के माध्यम से काम करती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और कार्यपालिका आप जानते हैं कि संघ और राज्य दोनों स्तर पर पाई जाती है, विधायिका भी संघ और राज्य दोनों स्तर पर पाई जाती है, न्यायपालिका बेशक एकीकृत है लेकिन संघ और राज्य दोनों स्तर पर पाई जाती है। तो यहाँ पर 3rd यूनिट के अंदर उन्होंने लिखा है संघीय कार्यपालिका, जहां पर आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी ये सब पढ़ना है। और संघीय विधायिका का मतलब संसद, लोकसभा और राज्यसभा, इसके बारे में विस्तार से पढ़ना हो। चौथी यूनिट है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 5वीं यूनिट है आपकी, 5वां विषय है संवैधानिक संशोधन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी प्रक्रिया क्या है, लेटेस्ट में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उस संदर्भ में। 6ठा आपका विषय है सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, यानी संघीय न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका भी संघ और राज्य दोनों स्तर पर पाई जाती है। राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, संघ में सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो यहां पर बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। तो ये आपकी यूनिट 6 है जो कि आपके नए सिलेबस के अंदर मेंशन की गई। ऐसा नहीं है कि इससे सवाल पहले नहीं पूछे जाते थे, पहले सिलेबस में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इन सभी विषयों से सवाल पहले भी पूछे जाते थे। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 5 है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का मतलब है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में अब बात की जाएगी।
जिसके अंदर पहला विषय है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। दूसरा विषय है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। तो कुल मिलाकर राज्य के स्तर पर राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका और राज्य का स्थानीय शासन, चाहे वो पंचायती राज हो चाहे नगर पालिका, वो यूनिट 5A में से पूछा गया है। तीसरी है यूनिट 10। यूनिट 10 का नाम दिया गया इन्होंने राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक व सांविधिक संस्था। संवैधानिक संस्था का मतलब संविधान में उल्लेख हो, सांविधिक संस्था का मतलब कानून में उल्लेख हो। अब ऐसा नहीं कि यूनिट 10 का उल्लेख बेशक पिछले सिलेबस, पुराने सिलेबस 2019 के सिलेबस में बेशक नहीं था, लेकिन सवाल तब भी पूछे जाते थे। अब उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है तो इसके सवाल जरूर पूछे जाएंगे। इसके अंदर कुछ आयोग हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग जो कि राष्ट्रीय और राज्य दोनों के स्तर का आपको पढ़ना होगा, महिला आयोग, ये भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दोनों पर पढ़ना होगा, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, ये भी आपको संघ और राज्य दोनों स्तर पर पढ़ना होगा, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो कि आपसे अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपेक्षा करता है कि आप लोग इसे तैयार करें। और दूसरी बात, इस चीज को भी समझिए कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। दरअसल अगर मैं प्री के सिलेबस की बात करूं तो पूरे प्री के सिलेबस की बात करूं एमपीपीएससी की, तो मुख्य परिवर्तन यही हुआ है कि पहले एमपीपीएससी प्री के अंदर 3 अधिनियम दिए हुए थे, एससी एसटी एक्ट, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट। इन तीनों को हटा दिया है और बाकी जो सिलेबस पहले दिया हुआ था वही है, लेकिन अब उसको स्पष्ट कर दिया है, विस्तारित कर दिया है, खोल कर रख दिया है कि हाँ ये विषय आप बेहतर तरीके से तैयार करें। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो नया सिलेबस है उसके अंदर आपको इंडियन पॉलिटी को, भारतीय संविधान को, भारतीय राज्य व्यवस्था को 3 जगह पढ़ना है। यूनिट 6 जो कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी है, यूनिट 5A जो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी है, और यूनिट 10 जो कि राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर संवैधानिक व प्रादेशिक संस्थाओं से जुड़ी। ठीक, अब मैं ट्रेंड एनालिसिस की बात करता हूं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। इसके अंदर विशेष रूप से हम 2018 और जो अभी हाल ही में हुआ है 2019 का पेपर, उन दोनों पेपरों का के अंदर जो पूछे गए सवाल हैं उनका उल्लेख करूंगा। अब ये मैंने उसी हिसाब से सेट किया है जिस हिसाब से नया सिलेबस आया। अब बेशक नया सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम अभी नहीं हुआ है, लेकिन उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले भी 2018 में भी 2019 में भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। जैसे सबसे पहले 2019 के अंदर जो कुल सवाल पूछे गए उनकी संख्या लगभग 15 के आसपास थी, और 2018 के अंदर इंडियन पॉलिटी से जो सवाल पूछे गए उनकी संख्या थी 16 के आसपास। यानी लगभग मान के चलिए कि 100 सवाल जनरल स्टडीज में पूछे जाते हैं तो उसमें से 15 से 20 सवाल आपके इंडियन पॉलिटी से पूछे जाए। 2018 से अगर हम पहले की बात करें 2017, 16, 15, तब अमूमन या सामान्यतः 4 से 5 सवाल ही इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते थे। लेकिन 2018 और 2019 जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है, अब इंडियन पॉलिटी से सवालों को पूछे जाने की प्रवृत्ति भी बदली है और साथ ही साथ इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जैसे दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि यूनिट 6 से कितने सवाल आए, यूनिट 5A से कितने सवाल आए, यूनिट 10 से कितने सवाल आए, हालांकि ये यूनिट 6, 5A, यूनिट 10 ये हमारे पुराने सिलेबस में नहीं थी, लेकिन मैंने जो पुराने पेपर के सवाल थे उनको इस हिसाब से लिया है कि मैं आपको बता सकूं कि अगर हम वर्तमान के सिलेबस की बात करें तो किस यूनिट से किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए 2019 के अंदर यूनिट 6 से, जो कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था है जिसके अंदर 1919, 1935 का अधिनियम,
मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ की कार्यपालिका, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, इन चीजों का उल्लेख था। वहां पर यूनिट 6 से 2019 वर्तमान में जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, केवल 3 सवाल पूछे गए। वहीं अगर आप यूनिट 5A देखेंगे जो कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से, तो 2019 में 8 सवाल पूछे गए हैं। तो इसका मतलब आप लोगों को समझना होगा कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, यहां से ज्यादा सवाल पूछे गए। और वहीं 2019 के अंदर अगर हम यूनिट 10 की बात करें तो उसके अंदर 4 सवाल पूछे गए। तो कुल मिलाकर 15 से 16 सवाल 2019 के अंदर इंडियन पॉलिटी से पूछे गए। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में भी यूनिट 6 से यानी भारत की संवैधानिक व्यवस्था से 3 ही सवाल थे। लेकिन अगर आप यूनिट 5A देखें रेड कलर के अंदर, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, तो 7 सवाल पूछे गए। और वहीं यूनिट 10 यानी ग्रीन कलर में अगर आप देखें तो 6 सवाल पूछे गए। तो इसका मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है वो 3 यूनिट के अंदर डिवाइड है इंडियन पॉलिटी का, यूनिट 5A, यूनिट 6, यूनिट 10। लेकिन अगर आप इन ग्राफ्स को देखेंगे तो आपके लिए यूनिट 10 और यूनिट 5A ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोक सेवा आयोग यूनिट 6 से सवाल पूछेगा नहीं। हो सकता है कि अगले एग्जाम के अंदर यूनिट 6 से ज्यादा सवाल पूछे जाएं 2020। लेकिन कुल मिलाकर यूनिट 5A और यूनिट 10 से 2019 और 2018 दोनों में ज्यादा सवाल पूछे गए। अब हम यूनिट 6 के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। देखिए 2019 में सवाल पूछा गया, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन में दिया है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुझाव 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुझाव 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो अमूमन जो बच्चे सिविल सर्विस को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी ठीक ठाक पढ़ा है, वो सभी जानते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ही सांप्रदायिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। हालांकि देखिए ये सवाल 1909 अधिनियम का है। इस बार आपके सिलेबस के अंदर जो परिवर्तन हुआ है उसके अंदर केवल 1919 और 1935 का अधिनियम लिखा है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आप तैयार करें तो पूरे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक तैयार कीजिए। अगर फिर भी इतना नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट 1858 से लेकर 1947 के अधिनियम को आप तैयार करें। दूसरा सवाल 2018 में पूछा गया, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 59, 69, 79, 84। सही उत्तर होगा इसका 84, क्योंकि एससी के लिए जो सीटों की आरक्षित सीटें हैं वो 84। ऐसा एक सवाल 2018 में फिर से पूछा गया अलग से। एक तरफ राज्यसभा की सीटों की संख्या दी है, दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी संसद से सवाल पूछा गया है, संसद के सदन राज्यसभा से। इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश की सीटों की संख्या 18 नहीं है, तो यह सही सुमेलित नहीं है। 2018 में फिर से एक संसद से सवाल पूछा गया, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1951, 1952, 1957, 1967। इसका सही उत्तर होगा 1951। 2019 के अंदर फंडामेंटल राइट से सवाल पूछा गया, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से सवाल भी 2019 में पूछे गए हैं। सामान्यतः केसेस का उल्लेख फंडामेंटल राइट्स में ज्यादा होता है, लेकिन अमूमन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जब भी फंडामेंटल राइट्स से सवाल पूछे गए हैं तो आसान पूछे गए हैं। लेकिन 2019 के अंदर इस सवाल को काफी टफ माना गया, क्योंकि पहली बार किसी केस के संदर्भ में इस प्रकार का सवाल पूछा गया। एक सवाल और, वो आसान सवाल था, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? आप सभी जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया।
तो ये यूनिट 6 के सवाल हैं जो 2018 और 2019 में पूछे गए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत पुराने सवालों का अध्ययन भी हमें नहीं करना चाहिए। लेटेस्ट 2 से 3 पेपरों का अगर आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से एनालिसिस कर लें तो आपको एक अनुमान लग जाता है कि आपको किन सवालों पर, किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना। यूनिट 5A राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, 2019 में इसमें से 8 सवाल पूछे गए थे। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014-18 के अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे, श्री ईश्वरदास रोहानी, डॉक्टर सीताशरण शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर सीताशरण शर्मा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री रामेश्वर ठाकुर, श्री भाई महावीर, न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह। तो न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। 2018 में एक सवाल पूछा गया राज्य की संवैधानिक व्यवस्था से कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। काफी आसान सवाल था, अनुच्छेद 213। 2018 में फिर से एक सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, जस्टिस जीडी दीक्षित। ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। 2018 में फिर से एक सवाल पूछा गया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 20, 22, 25, 28। हालांकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस सवाल को डिलीट कर दिया था क्योंकि सही उत्तर इनमें से कोई भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव में इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई? यमुना देवी, राधा देवी, संपत्तिया उइके, कविता उइके। इसका सही उत्तर है सी, संपत्तिया उइके। तो ये मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था है, मध्य प्रदेश की विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा से संबंधित मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इनसे संबंधित सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? आपके ऑप्शन है बीआरपी नाइक, के दुबे, आरएस खन्ना, पीके नरोला। तो इसमें से उत्तर सही होगा इसका डी, ये कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पीके नरोला नहीं रहे। अब 2019 के अंदर पंचायती राज, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि यूनिट 5A 2 भागों में विभाजित है। पहले में मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का उल्लेख है और दूसरे 5A की दूसरे विषय के अंदर मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख है। तो ये सवाल पंचायती राज विषय संविधान की कुछ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? भाग 6, 7, 8, 9। तो यह भी आप जानते हैं कि भाग 9। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम बताइए। अशोक मेहता, के स्थानम, एल.एम. सिंघवी, जी.वी. केरा। तो इसका सही उत्तर है एल.एम. सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार आम निर्वाचन हो चुके हैं? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तब तक 5 बार निर्वाचन हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? आपके ऑप्शन है 243 के, एल, एम, एन। इसका सही उत्तर होगा 243 के। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा? श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री परशुराम, श्री डॉक्टर अजीत रायजादा, श्री अवनी वैश्य। तो इसका सही उत्तर होगा डी, श्री अवनी वैश्य निर्वाचन आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2018 का सवाल है। आपके ऑप्शन है 1997, 1995, 1993, 1991। इसका सही उत्तर है बी, 1995। तो अब कंपैरेटिवली अगर देखें, हमने यूनिट 6 के 2019-18 के सवालों को देखा, हमने यूनिट 5A के 2019-18 के सवालों को देखा। यूनिट 6 में 2019 में भी केवल 3 सवाल पूछे गए और 2018 में भी केवल 3 ही सवाल पूछे गए। लेकिन यूनिट 5A से बहुत सवाल पूछे गए। लगभग 2019 के अंदर 8 सवाल और 2018 के अंदर 7 सवाल पूछे गए। कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। यूनिट 10,
पहला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सीएजी के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 146, 147, 148, 149। इसका सही उत्तर होगा 149। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा का सभापति। तो सदस्य नहीं है, इसका सही उत्तर होगा डी, राज्यसभा का सभापति, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वो सदस्य नहीं होता। तीसरा सवाल, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? आर.एम. निकम, एस.के. बेदी, वी.एस. रमा देवी, जी.डी. दास। तो इसका सही उत्तर है सी, वी.एस. रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही उत्तर है ए, राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 2018 में पूछा गया, एनजीटी का पूरा नाम आप जानते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 6, 2018 में पूछा गया कि कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है। हालांकि यह सवाल 2018 का है, अभी 2019 में ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर संशोधन हो चुका है। 2018 के अनुसार इसका आंसर होगा बी, 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। अगर हम हाल ही की बात करें तो ये आंसर अगर इसका हो जाएगा 3 वर्ष तक या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दिशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल। इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। तो कुल मिलाकर आपका एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है इंडियन पॉलिटी का, वो 3 यूनिट के अंदर विभाजित है, यूनिट 5A, यूनिट 10, यूनिट 6। यूनिट 5A का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यानी मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, मध्य प्रदेश की विधायिका, मध्य प्रदेश की न्यायपालिका, मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था और मध्य प्रदेश की नगर पालिका। ये यूनिट 5 है। यूनिट 10 राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रादेशिक व संवैधानिक व गैर सांविधिक संस्थाएं। यूनिट 6 भारत की संवैधानिक व्यवस्था, जिसके अंदर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, संघीय न्यायपालिका या फिर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निषेध सिद्धांत। ये मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग एमपीपीएससी प्री की जब भी तैयारी करें, आपको पढ़ना तो तीनों ही यूनिट है, लेकिन अगर आप उसके अंदर प्रेफरेंस देने का क्रम रखें तो पहले नंबर पर आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए यूनिट 5A को, क्योंकि अमूमन यूनिट 5A मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी है, तो इससे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि 20 सवाल अगर आते हैं तो मेरा यह मानना है कि 20 में से 10 सवाल तो केवल यूनिट 5A से आएंगे। और दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस देनी है आपको यूनिट 10 को, जिसके अंदर मानव अधिकार आयोग, SC/ST आयोग, ये सब है। और पहले भी ह्यूमन राइट्स एक्ट से सवाल पूछे जाते थे, क्योंकि अधिनियम मेंशन था। अब अधिनियम तो नहीं है लेकिन आयोग का उल्लेख है, तो यूनिट 10 और उसके बाद यूनिट 6। ठीक, तो ये आपके पढ़ने का क्रम रहना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल एमपीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिविल सेवा आईएएस के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी 5 पिलर्स के अंदर विभाजित कर पढ़नी चाहिए। पहले पिलर के अंदर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निषेध सिद्धांत और मूल कर्तव्य पढ़ने चाहिए। और हम लोग हमेशा, अभी हमने जब पढ़ना शुरू किया ऑनलाइन माध्यम से, तो हमने अपने फर्स्ट पिलर को ही शुरू किया था। हालांकि मैंने शुरुआत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से नहीं की थी, मैंने संविधान सभा से की थी। हम संविधान सभा, प्रस्तावना पढ़ चुके थे और मूल अधिकार पढ़ रहे थे, तो हम फर्स्ट पिलर पढ़ रहे हैं शुरुआत में। सेकंड पिलर के अंदर आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों को पढ़ना चाहिए।
इसके अंदर संघ और राज्य दोनों की आ जाएंगी। थर्ड पिलर जो आपका रहेगा उसके अंदर स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ये थर्ड पिलर आ जाएगा। फोर्थ पिलर के अंदर आपको सभी प्रकार के आयोग व संस्थाएं, चाहे वह संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो, हर प्रकार से पढ़नी चाहिए। और वहीं फिफ्थ पिलर के अंदर आपको संविधान के भाग, अनुसूचियां, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और वे सभी चीजें जो कि वर्तमान में करंट अफेयर्स के रूप में ज्यादा चर्चा में है, उन चीजों को आपको पढ़ना है। ठीक, तो आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आपको यह समझाना था कि अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो आपको अगर भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है तो आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, विशेष रूप से जो नया सिलेबस वर्तमान में आया है वो क्या है और पुराने सिलेबस से कैसे भिन्न है, और दूसरा उसमें सवाल किस प्रकार से पूछे गए हैं और आपको अपने पढ़ने के दौरान किस यूनिट पर ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। दूसरा मुख्य उद्देश्य इस वीडियो लेक्चर का यह था कि अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में आईएएस की परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 5 पिलर्स के अंदर विभाजित कर कर पढ़ना है। ठीक, तो ये एमपीपीएससी का सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस था। कल से हम फिर से अपने मूल अधिकारों को पढ़ना शुरू करेंगे। समानता के अधिकार तक हम पढ़ चुके थे, कल से हम स्वतंत्रता के अधिकार को शुरू करेंगे जो कि 19 से 22 तक है। और उसके बाद किसी दिन मैं एमपीपीएससी के जो मेंस का ट्रेंड एनालिसिस है, उसका जो सिलेबस परिवर्तित हुआ है, उससे जो सवाल पूछे गए हैं, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग स्पष्ट तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें। ठीक, तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।